नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है? एक साल में कम रेनफॉल होने के कारण क्रॉप ग्रोथ की भी लिमिट हो जाती है, ये भी कम हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। 68% जो इंडिया का कल्टिवेटेड एरिया है, ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंडर आता है, ड्राईलैंड फार्मिंग के अंडर आता है। और 100% जो इंडिया फूड प्रोडक्शन करता है, उसमें से 44% ड्राईलैंड फार्मिंग या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहता है। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी में अपना एक अहम और इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ऐसा है कि इंडिया के जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है, उसका मैक्सिमम मेजोरिटी वो ड्राई रीजन्स पर डिपेंड करता है, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान पास किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके मुताबिक हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एरियाज उस एरियाज को बोलेंगे जिसका सालाना जो रेनफॉल होता है वो 375 मिलीमीटर से लेके 1125 मिलीमीटर इतना होता है। और ऐसे एरिया में एक इरिगेशन फैसिलिटी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। ड्राई रीजन्स इकोनॉमिकली फ्रजाइल रीजन्स होता है और वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और शॉक्स के लिए वो हाईली वल्नरेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो लैंड सरफेस होता है, उसका 41% जो पार्ट है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मीन्स ड्राईलैंड फार्मिंग से कवर अप है। यहाँ पे 2 बिलियन पॉपुलेशन जो है, 2 बिलियन पीपल वो अपना वास्तव करते हैं। ड्राईलैंड्स आर एरियाज विथ लो सॉइल मॉइस्चर। ड्राईलैंड्स एरिया अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको लो सॉइल मॉइस्चर आपको ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देगा। हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अब इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन की धूप होती है वो वहाँ उस एरिया में ज़्यादा होती है और ज़मीन की धूप होने के कारण जो भी इवेपोरेशन होता है, यानी जो भी ज़मीन के अंदर का जो पानी है या फिर ज़मीन का जो वाटर है, वो पूरा इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है और उसका जो परिणाम होता है वो वाटर डेफिसिट या वाटर स्केर्सिटी पे हो जाता है। याद रखना, ये पूरे साल के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है। उसके साथ-साथ ड्राईलैंड एरिया जो होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप देखोगे कि ड्राईलैंड एरियाज़ या ड्राईलैंड फार्मिंग जो है आपको मैक्सिमम ये नज़र आएगी एशियन रीजन्स में ये ज़्यादा की जाती है, ये एक्टिविटी। ठीक है, रिच एंड जो पुअर नेशंस है, रिच नेशन का मतलब ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल नेशंस, और पुअर नेशन का मतलब ये होता है कि जो देश डेवलपिंग है, इंडस्ट्रियल नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, तो 72% जो ग्लोबल ड्राईलैंड है, ये डेवलपिंग नेशंस में फॉलो किया जाता है। इस ऐसी एक्टिविटी आपको डेवलपिंग कंट्रीज में दिखेगी, चाइना में, इंडिया में या जो एशियन बाकी कंट्रीज है उसमें। और रेस्ट जो 28% है, ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन में आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फार्मिंग, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, वहाँ पे सिर्फ 28% ही लोग करते हैं। ये चीज़ याद रखना आपको। और इंडिया जैसे कंट्री में आपको दिखेगा कि 44% जो टोटल फूड प्रोडक्शन है वो ड्राईलैंड से ही आता है, ड्राईलैंड फार्मिंग से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसलिए और ड्राईलैंड जो एग्रीकल्चर है, ड्राईलैंड फार्मिंग जो है, हमारे इंडिया की फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे कि आपने देखा होगा, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उस तरह हमें भी फूड प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो हमें बढ़ाना है। ठीक है, पॉपुलेशन को यानी कंसिडर करके करते हुए। और इसी अकॉर्डिंग रियल नीड टू सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर हमें सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हमें लाना होगा तो फिर हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में चेंजेस करने होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। तो मैं आपको आगे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ विथ इमेजेस। जोग्राफिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो एरिया इंडिया में, उसमें कौन सा एरिया आ जाता है। जोग्राफिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया में इंडिया में से कौन से एरिया आते हैं? पहला है वो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान, ये आता है जोग्राफिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया में। यह फर्स्ट रीजन है। और उसी के साथ साथ दूसरा जो रीजन है वो है द प्लेट्यू रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये जोग्राफिकली जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया है उसमें ये भी आता है। उसके बाद तीसरा है एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना रिवर बेसिन, ये भी उसी में आता है। उसके बाद है सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश,
ये भी जोग्राफिकली अगर आपने देखा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरियाज, इसमें ये भी आ जाता है। उसके बाद द रेन शाडो रीजन्स ऑफ डेक्कन ऑफ महाराष्ट्र, ये भी उसमें आता है। डेक्कन प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु आइलैंड्स। ठीक है, ये सारे जितने भी आपने देखे होंगे, डेक्कन प्लेट्यू हो या महाराष्ट्र प्लेट्यू हो या फिर शाडो रीजन्स ऑफ डेक्कन, ठीक है, रीजन्स ऑफ डेक्कन इन महाराष्ट्र हो, ये सारी चीज़ें जोग्राफिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया में कंसिडर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट मैं आपको लास्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ, जहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा हम पिछले की स्लाइड में चले जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग का महत्व क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े वैशिष्ट्य, थोड़े हम फीचर्स को देख लेते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पहला फीचर है रेनफॉल। याद रखना, हम ड्राईलैंड एरिया उसी को बोलेंगे जिसका रेनफॉल, ठीक है, याद रखना उसका रेनफॉल 375 मिलीमीटर से लेके 1125 मिलीमीटर में होता है। ठीक है, लो रेनफॉल ये उसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है। विच आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाईली इरेटिक होता है और अनसर्टन भी होता है। क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है ड्राईलैंड्स में, ये मेनली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे, जो उसको लेस प्रोडक्टिव बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सॉइल। मेजर कॉज जो होता है लैंड डिग्रेडेशन का, जिससे लैंड खराब होता है, डिग्रेडेशन होता है, उसमें इंक्लूड होते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, loss of soil structure and texture, loss of natural vegetation leading to soil erosion. Sequestration of carbon also turns out to be a major problem which further degrades the soil making it less productive. तो नेचुरल वेजिटेशन का भी लॉस इसमें हो सकता है लो रेनफॉल होने के कारण। ओके, तो ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये भी इससे डैमेज हो सकता है। उसके बाद सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाया हूँ। ठीक है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा। तो इससे क्या होगा दोस्तों की सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन है, ये जो है ये मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, विच फर्दर डिग्रेड्स द सॉइल, जो सॉइल को नष्ट कर सकता है और उसको लेस प्रोडक्टिव बना सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, कैप्चर एंड सेपरेशन, सॉइल अमेंडमेंट्स, कार्बन बेस्ड प्रोडक्शन, फ्यूल्स, पावर, वुड, प्लास्टिक्स, पॉन्ड विद बैक्टीरिया, पाइपलाइंस, कोल बेड मीथेन फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, डीप एक्वाफायर और डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्वायर्स। तो ये पूरा का पूरा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पूरा आपको मैंने यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दिया है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट। ठीक है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट। एक्सटेंसिव क्लाइमेटिक हजार्ड्स और सीन इन ड्राईलैंड्स। अगर आपने देखा कि ड्राईलैंड में सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक हजार्ड्स का नुकसान होता है, एज द सॉइल जो होती है वो पूरी वीक हो जाती है और वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और हायर लेवल को उसको लेके जा सकती है, उसको डैमेज कर सकती है और उसके कारण लैंड भी उसका डैमेज हो सकता है। ड्रॉट जो होता है एक कॉमन सिनेरियो है ड्राईलैंड एरिया में, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, एज वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस फर्दर लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी कम होने के कारण वहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन हमेशा वहाँ से हो सकती है। अगला फीचर है वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। प्रिवेलेंस ऑफ मोनोक्रॉपिंग एक्सटेंसिवली मेक्स फार्म लैंड्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ यील्ड्स। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हम किसको बोलेंगे, प्रिवेलेंस ऑफ मोनोक्रॉपिंग एक्सटेंसिवली मेक्स फार्म लैंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो पुरानी एक्टिविटीज होती है वो जो होती है वो लैंड को, यानी कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप अगर एक ही सॉइल पे बार बार बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हो, बहुत ज़्यादा, अगर मानो साल में आपको 2 बार वहाँ पे क्रॉप उगाना है, आप वहाँ पे 4 बार उगा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपका एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होने के कारण पूरा आपका जो क्रॉप है उसमें जो आपका उत्पादन है उसमें सडनली आपको कमी दिखेगी, उसमें रिडक्शन हो जाएगा। अगला फीचर है वो है क्रॉप ग्रोन। क्रॉप ग्रोन, दिस इज द नेक्स्ट फीचर। क्रॉप ग्रोन में क्या होता है कि क्रॉप ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन विल बी सिमिलर आर नॉट मच रेम्यूनरेटिव कंपेयर टू द मेजर क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। जिस तरह आपने देखा होगा कि राइस और व्हीट, ठीक है, ये राइस और व्हीट ये अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग उत्पादन लिया जाता है, अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह व्हेन सिमिलर क्रॉप्स आर ग्रोन
all mature at the same time, large quantity of produce will reach the market, leading to glut in the markets. This situation is severely exploited by the traders and middlemen. और इस सिचुएशन को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन कर सकता है मार्केट में? तो वो है ट्रेडर, दूसरा है मिडलमैन. The issue of marketing turns out to be a big problem in dryland agriculture. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो मार्केटिंग का इश्यू होता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. ओके, अगला पॉइंट है यहाँ पे पुअर इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स. इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स इज लो इन ड्राईलैंड्स. ड्राईलैंड्स एरिया में आपको जनरली दिखेगा कि फार्मर्स का जो लिविंग होता है या स्टेटस होता है वो बहुत बहुत कम होता है, और ड्यू टू द लेस चॉइस ऑफ द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दिस एरियाज. और ये किसके कारण कम होता है? कि लेस चॉइस ऑफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स होते हैं वो नॉर्मल क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, उसको यहाँ पे तैयार किया जाता है, इसलिए उनका जो स्टेटस होता है, उनका जो लिविंग होता है वो ज़्यादा कम होता है यहाँ पे, यानी कंपेयर टू अदर जो डेवलप फार्मर्स होते हैं उससे कंपेयर अगर आपने किया. ड्राईलैंड फार्मिंग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. अगर आपने देखा हिस्ट्री में जाके कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत सालों से प्रैक्टिस की जा रही है, और जो एरिया ड्राईलैंड फार्मिंग के अंडर आता है उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा पास्ट टाइम से लेके पास्ट डिकेड से लेके उसको आज तक के पीरियड तक, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि 44% है इंडिया का जो टोटल फूड प्रोडक्शन है उसका 44% जो उसका क्रेडिट किस वजह से ड्राईलैंड फार्मिंग हो जाता है. और ये जो इंक्रीज है इरिगेटेड एरिया में उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे हुआ? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे हुआ है. तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स दिए, मैं आपको ये अगले क्लास में आपको इन डिटेल में बताऊंगा. पहला प्रॉब्लम है सॉइल एंड मॉइस्चर प्रॉब्लम्स, दूसरा है एनवायरमेंटल चेंजेस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सलाइनिटी, और तीसरा है डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ. तो आज का हम सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास.